तो मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोगों ने यहाँ पे वर्ण विचार के बारे में काफी वीडियो देखे। आज हमारा यह वीडियो लास्ट होने वाला है, इस टॉपिक को कंप्लीट भी करने वाले हैं। हमने यहाँ पे उच्चारण विधि के आधार पर देखा था, जिसमें मैंने आपको बताया था एक मुंह बना के, और इस तरीके से एक मुंह बनाया था हम लोगों ने। और वहां पे हमने देखा था कि उच्चारण का हो रहा है। जिस तरीके से हमने देखा था कि मान लो ये हमारा कंठ है, इस तरीके से हमने देखा था ये हमारा, इसके ऊपर क्या है, तालु है, और ये जो जबड़ा होता है इसको बोलते हैं मुर्दा, और मुर्दा के आगे क्या होते हैं, दांत होते हैं, दांत को बोलते हैं दंत, और दंत के नीचे यहाँ पे क्या होता है, होठ होते हैं, और होठ को बोलते हैं ओष्ठ, और यहाँ पे ऊपर जो होता है ये नाक होता है, नाक को बोलते हैं नासिका। क्या बोलते थे, नासिका। तो आई होप दोस्तों ये सभी मैंने आपको बताया भी था और उच्चारण करना भी बताया था किस तरीके से ये काम कर रहा था। आज हम देखने वाले हैं प्रयत्न विधि के आधार पर। हम प्रयत्न विधि के आधार पर इसको दो भागों में बांटेंगे। एक तो देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे देखेंगे प्राणत्व के आधार पर, जिसको श्वास वायु के आधार के नाम से भी जानते हैं। तो देखो, नाम कोई भी आपको पूछ सकते हैं, प्राणत्व भी आ सकता है और श्वास वायु भी आ सकता है, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, दोनों ही चीजें एक है, दोनों ही चीजें एक है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे देखने वाले हैं श्वास वायु के आधार पर या प्राणत्व के आधार पर, इसको दो भागों में बांटा गया है। एक तो होता है अल्प प्राण और एक होता है महाप्राण। देखो, अल्प का मतलब भी आपको समझ में आ गया। अल्प का मतलब थोड़ा, अल्प का मतलब थोड़ा, कम, यानी थोड़े की बात कर रहे हैं तो थोड़ा क्या मतलब, श्वास वायु। कहने का मतलब श्वास वायु, मतलब कि जब हम कम श्वास वायु करते हैं, जब अपने फेफड़ों से कम श्वास वायु बाहर निकलती है, वो अल्प प्राण होता है। और महाप्राण की बात की है, महा मतलब ज्यादा, महा मतलब ज्यादा। अब देखो, ज्यादा की बात की जा रही है तो ज्यादा श्वास वायु का प्रयोग जब होगा तब महाप्राण होंगे। तो यहाँ पे हमने देखा कि हम प्रयत्न विधि के आधार पर इसको दो भागों में बांटेंगे। प्राणत्व के आधार पर, जिसको श्वास वायु के आधार पर भी माना जाता है। तो सबसे पहले प्राणत्व के आधार पर देखेंगे, फिर देखेंगे कंपन के आधार पर, जिसको घोष के आधार पर भी माना जाता है और नांद भी कहा जाता है, नांद भी कहा जाता है। तो देखिए, हम यहाँ पे देखने वाले हैं सबसे पहले श्वास वायु के आधार पर इसको दो प्रकार से देखा। एक तो देखा अल्प प्राण, एक देखा महाप्राण। अल्प का मतलब थोड़ा और महा का मतलब ज्यादा। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया कि अल्प प्राण और महाप्राण किसके अंदर आएंगे, तो श्वास वायु के अंदर आएंगे, प्राणत्व के आधार पर आएंगे। अब बात करते हैं दूसरा हम यहाँ पे पढ़ने वाले कंपन के आधार पर, कंपन के आधार पर, या फिर घोष के आधार पर, या फिर नाद के आधार पर। जिनके उच्चारण में कंपन उत्पन्न होता है वो होते हैं कंपन के आधार पर, जिसको घोष के आधार पर भी बोला जाता है, नाद के आधार पर भी बोला जाता है। जिसमें हम दो चीजें कवर करेंगे, घोष और अघोष, घोष और अघोष। और बहुत ही आसानी तरीके से आपको ट्रिक के साथ बताने वाला हूँ, और बहुत अच्छी तरीके से आप क्लियर भी कर पाओगे। तो आपको बिल्कुल भी यहाँ पे लोड नहीं लेना है कि हम किस तरीके से इनको याद करें, और आपको सिर्फ समझते चलना है और टॉपिक आपका क्लियर होता चलेगा। बात करते हैं सबसे पहले प्राणत्व के आधार पर, तो इसको थोड़ा सा वर्गीकरण करके देखते हैं। उसके बाद हम चलेंगे घोष और अघोष पे, और भी बहुत जो भी रह जाएगा या एग्जाम की दृष्टि से कुछ इंपॉर्टेंट है तो हमने अंतिम में वीडियो में बनाए हैं, तो वो भी आपको यहाँ पे पूरा बताएंगे। बात करते हैं अल्प प्राण की। अल्प प्राण का मतलब क्या होता था, मैंने बताया था आपको कि जिन ध्वनियों का उच्चारण करने में कम श्वास वायु का प्रयोग होता है। देखो, जिन ध्वनियों का आप उच्चारण करोगे तो वहां पे आपकी जो श्वास वायु है वो कम निकलेगी, वे हमारे अल्प प्राण वर्ण कहलाते हैं। जैसे देखिए, आप बोलो क, फिर बोलो ख, फिर बोलो ग, फिर बोलो ग, और फिर बोलो न। तो देखिए यहाँ पे क, ख, क थोड़ा सा लंबा आ रहा है, ख कम आ रहा है, ख कम आ रहा है। इस तरीके से हम यहाँ पे उच्चारण करते चलेंगे। तो मैं आपको बताता हूँ, तो अब हम आपको बताते हैं यहाँ पे प्रत्येक वर्ग का बताते हैं। प्रत्येक वर्ग आपने देखा, क, छ, ट, त, प, ये आपने देखा होगा। तो यहाँ पे देखिए, हमें अल्प प्राण और महाप्राण निकालना बहुत ही आसान है। देखिए, जहां पे कम श्वास वायु निकले, जैसे क, तो कम श्वास वायु निकल रही है, मतलब ये हमारा क्या है, अल्प प्राण। ख ज्यादा श्वास वायु का उपयोग कर रहा है, ग वापस से कम वायु का कर रहा है, ग ज्यादा कर रहा है, और न, इसका मतलब ये कम का कर रहा है। तो यानी कि हमें क्या पता चला, हमें यहाँ पे ये पता चला कि जहाँ पे कम श्वास वायु का प्रयोग हो वो हमारे अल्प प्राण होते हैं। तो प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा क्या होता है, पांचवा वर्ण हमारा अल्प प्राण होता है। इस तरीके से आपको पता चला कि क, ग और न,
ये तीनों ही हमारे क्या है, अल्प प्राण। और इस तरीके से आपको अल्प प्राण उम्मीद है समझ में आए होंगे। तो हम थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, हम देखते हैं सभी वर्गों में पहला, तीसरा, पांचवा हमारा अल्प प्राण होते हैं। अब सभी वर्ग कैसे, तो आपको पता है सभी वर्ग मैंने बताए थे, च छ ज ज न ट ठ ड ढ न, इन सभी के अंदर आप पहला, तीसरा और पांचवा जब निकालोगे वर्ण, तो वो सभी आपके क्या बन जाएंगे, अल्प प्राण। तो उम्मीद है दोस्तों ये सभी समझ में आए। उसके अलावा और क्या होते हैं, तो उसके अलावा जो सभी स्वर जो होते हैं वो भी क्या होते हैं, अल्प प्राण होते हैं। सभी स्वर कितने, स्वर मतलब 11, कितने, 11। और सभी स्वर कितने हैं, 11। और देखिए और क्या है, सभी अंत स्तवन, अंत स्थ कितने थे, 4 थे, यर लव। तो यहाँ पे अंत स्तवन हमारे हो गए 4। और अल्प प्राण वर्णों की कुल संख्या टोटल कितनी हो गई, 30। कितनी हो गई, 30। अब देखिए वर्ग कितने हैं, 5 है, और हमारे पास वर्ण कितने थे, 3 थे। तो देखिए यहाँ पे 5 कर लेते हैं, तो ये हमारे कितने हो गए, 15। तो ये आपको समझ में आ गया होगा कि यहाँ पे किस तरीके से हमने यहाँ पे इनको निकाला और किस तरीके से हमने इनको अरेंज किया। उम्मीद है दोस्तों आपको यहाँ पे सभी समझ में आए किस तरीके से हमने ये अल्प प्राण को देखा। तो इस तरीके से आपको समझ में आया कि अल्प प्राण वर्णों की कुल संख्या 30 होती है, और 30 मैंने निकाल दी कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा, हमने देखा था कि प्रत्येक वर्ग का पहला, तीसरा और पांचवा वर्ण क्या होता है, अल्प प्राण होता है। तो इनको हमने क्या कर दिया, मल्टीप्लाई कर दिया 5 वर्गों से, तो 15 आ गए, प्लस हमारे सभी स्वर 11 और अंतस्थ 4। तो इस तरीके से हमने यहाँ पे इनको कवर किया। अब बात करते हैं महाप्राण वर्णों की। महाप्राण वर्ण कैसे होंगे, तो देखिए सबसे पहले देखते हैं, जिन ध्वनियों के उच्चारण में क्या होता है, अधिक श्वास वायु का प्रयोग होता है या फिर बाहर निकलते हैं, तो ये हमारे महाप्राण होते हैं। अब देखो पहला, तीसरा और पांचवा, जैसे देखिए हमने लिखा क, ख, ग, ग, न, जैसे हमने ये लिखा। अब मुझे ये बताइए, पहला गया अल्प प्राण में, दूसरा गया अल्प प्राण में, तीसरा गया अल्प प्राण में, बचा कौन सा, एक तो बचा दूसरा, एक तो बचा दूसरा और एक बचा चौथा। अब आपको समझ में आ गया होगा कि महाप्राण में दूसरा और प्रत्येक वर्ग का दूसरा और चौथा महाप्राण होता है। जैसे कैसे, प्रत्येक वर्ग का दूसरा चौथा वर्ण क्या होता है, महाप्राण, क्या होता है, महाप्राण। तो महाप्राण निकालने के लिए देखिए, क को छोड़ा तो ख हमारा हो गया, ग को छोड़ा तो घ हमारा हो गया, इसी की तरह छ को छोड़ा तो छ हो गया, और ज को छोड़ा तो झ हो गया, इसी की तरह ठ, ढ, इसी की तरह थ, ध, फ, भ। इस तरीके से उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया कि किस तरीके से हमने यहाँ पे दूसरा और चौथा वर्ण महाप्राण के अंदर कांड किया। और सभी उष्म वर्ण, उष्म वर्ण कितने पढ़े थे, 4 पढ़े थे हमने, श, 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 ह। उष्म वर्ण हमने 4 पढ़े थे, 4। और टोटल देखिए इनकी संख्या कितनी होगी, तो इनकी संख्या भी आप देख सकते हो, 2 2 है, कितने जोड़े हैं, 5 है, तो 10 प्लस 4, 10 प्लस 4 कितने हो गए, 14। टोटल कितने हो गए, 14। देखिए 2 इंटू 5 यानी कि 10। सभी वर्गों की संख्या कितनी है, 2 है, 5 से मल्टीप्लाई किया 10, और उसके बाद हमने यहाँ पे उष्म वर्ण कितने हमारे, 4, तो टोटल कितने हो गए, 14। और 14 वर्ण आपको समझ में आ गया कि इसमें किस तरीके से हमने, और इस तरीके से हमें पता चला कि महाप्राण कितने होते हैं, 14। तो हमने सबसे पहले देखा श्वास वायु के आधार पर, प्रयत्न विधि के अंदर 2 भाग होते हैं, श्वास वायु के आधार पर और या फिर प्राणत्व के आधार पर जिसको नाम पाला जाता है, या फिर हम दूसरा देखें तो कंपन के आधार पर, नाद के आधार पर, ये हमने यहाँ पे पढ़ा था। और हमने देखा कि श्वास वायु के आधार पर 2 भागों में बांटते हैं, अल्प प्राण और महाप्राण। अल्प प्राण हमारे 30 होते हैं और महाप्राण हमारे 14 होते हैं। अल्प प्राण यानी कम श्वास वायु का प्रयोग, महाप्राण यानी ज्यादा श्वास वायु का प्रयोग। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया कि किस तरीके से हमने यहाँ पे किया। अब बात करते हैं घोष या कंपन के आधार पर। अब हम घोष या कंपन के आधार पर देखते हैं, तो घोष जो होते हैं ना, घोष को ही सघोष कहा जाता है, घोष को ही सघोष कहा जाता है। ऐसा नहीं है कि सघोष आ गया तो आप वहाँ पे घोष कर दो, ये नहीं, इसका अपोजिट भी, पर्यायवाची भी नहीं है, अपोजिट भी नहीं है। घोष का यदि आपको पूछे तो अघोष होता है, घोष का अपोजिट अघोष होता है, सघोष नहीं, सघोष ही घोष है। तो ये थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। फिर हम पढ़ेंगे अघोष, फिर हम पढ़ेंगे अघोष। तो देखिए कंपन के आधार पर हम पढ़ने वाले, तो घोष का मतलब ये होता है कि जिन ध्वनियों का उच्चारण घोष या फिर कंपन सहित हो, थोड़ा सा वाइब्रेशन हो, वे घोष या सघोष वर्ण कहलाते हैं। अब कैसे, तो देखिए, अब घोष वर्ण वो होंगे जो प्रत्येक वर्ग का तीसरा
चौथा और पांचवा वर्ण, प्रत्येक वर्ग का तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हमारा घोष वर्ण होता है। जैसे आपने देखा यहाँ पे हमने लिखा था क, ख, ग, घ, ण। अब यहाँ पे देखिए प्रत्येक वर्ग का तीसरा, प्रत्येक वर्ग का तीसरा हम यहाँ पे निकाल देते हैं एक बार। प्रत्येक वर्ग का तीसरा कौन सा है साहब? तो देखिए दो वर्ग को छोड़ दो और बाकी आपको याद हो जाएगा, तीसरा, चौथा और पांचवा। बस इस तरीके से करते चलना और आपका टॉपिक क्लियर। तो उम्मीद है आपको समझ में आया कि घोष वर्ण क्या थे। तो हमने देखा तीसरा, चौथा और पांचवा वर्ण हमारे यहाँ पे कवर होने वाला है। और हम यहाँ पे देखते हैं इसी तरीके से यहाँ पे ये भी लिखना था, यहाँ पे भी देख सकते हो प्रत्येक वर्ण का तीसरा, चौथा, पांचवा यहाँ पे होने वाला है। इसी के तरीके से इसका भी होने वाला है, इसका भी होने वाला है, इसका भी होना है। यानी कि ये हमारे टोटल 3 हो गए और 3 इंटू 5 करेंगे तो टोटल कितने होंगे? 15। साथ ही साथ सभी स्वर को यहाँ पे ऐड करते चलना है और टोटल देखिए यहाँ पे स्वर को ऐड किया, उसके बाद हम यहाँ पे अंतस्थ व्यंजन को ऐड करते हैं तो य, र, ल, व और एक आ जाएगा ह भी। इसके साथ देखना कि घोष के अंदर ह को भी शामिल किया गया है। तो ये हो गए टोटल 5 प्लस 5 ऐड करने पर हमारे पास टोटल जो स्वर आने वाले हैं वो आने वाले हैं, टोटल सॉरी घोष वर्ण आने वाले हैं वो आने वाले हैं 31। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया कि यहाँ पे घोष वर्ण कितने हैं? 31 है। मतलब हमने पढ़ा कि घोष यानी कि जब कंपन के साथ, कंपन सहित उसका उच्चारण होता है, जिसमें प्रत्येक वर्ग का कितना? तीसरा, चौथा, पांचवा, पहला दूसरा छोड़ दो, फिर सभी स्वर को शामिल कर दो, फिर आप दे लो य, र, ल, व और ह भी, 5 वो हो गए। टोटल मिला के 31 संख्या इनकी होती है। बात करते हैं अघोष की। अघोष के बारे में देखते हैं। अघोष में कहा गया है कि जिन ध्वनियों के उच्चारण में कंपन या नाद गुंज कम उत्पन्न होता है, मतलब वहां तो कंपन उत्पन्न होता है लेकिन यहाँ वहां कंपन सहित होता है, लेकिन यहाँ पे गुंज क्या होती है? थोड़ी कम उत्पन्न होती है, वे अघोष वर्ण कहलाते हैं। अघोष कैसे? जैसे देखिए अब यहाँ पे देखिए हमने वहां लिया था तीसरा, चौथा और पांचवा, तो यहाँ पे कुछ नहीं लेना। जैसे यहाँ पे क्या लेना है? क, ख, घ, घ और न। यहाँ पे लेना है पहला, दूसरा ओनली। क्या लेना है? पहला, दूसरा, इनको छोड़ दो। ये हो गए अघोष। उम्मीद है आपको समझ में आ गया होगा बहुत अच्छी तरीके से। तो देखिए 2 इंटू 5 कर लेंगे, 2 इंटू 5 करेंगे तो यहाँ पे 10 हो जाएगा। और उसके बाद जैसे हम यहाँ पे श, 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 ये हमारे 3 वर्ण ये हो जाएंगे। टोटल इसकी संख्या जो होती है वो 13 ही होती है। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक समझ में आया कि किस तरीके से हमने इसको बनाना सीखा। और हमने देखा कि अघोष वर्ण जो हमारे पास होते हैं वो 13 होते हैं और घोष वर्ण जो होते हैं वो 31 होते हैं। वो होता है तीसरा, चौथा, पांचवा और इसका होता है पहला और दूसरा। इसी की तरह हमने देखा था अल्प प्राण यानी कि पहला, तीसरा और पांचवा, महाप्राण यानी दूसरा और चौथा। उम्मीद है दोस्तों पूरा समझ में आया। अब बात करते हैं उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्णों की। ये तो हो गया। उसके बाद अब देखते हैं उच्चारण के आधार पर व्यंजन वर्णों के अंदर क्या क्या होगा। तो देखिए सबसे पहला आता है स्पर्शी व्यंजन। क्या आता है? स्पर्शी व्यंजन। स्पर्शी व्यंजन हम यहाँ पे देखने वाले। स्पर्शी व्यंजन के अंदर हमने देखा था कि इनकी जो टोटल संख्या जो होगी वो कितनी होगी? 16 होगी, जिसके अंदर हम प्रत्येक वर्ण का जो पांचवा होता है, प्रत्येक वर्ण का जो पांचवा वर्ण है उसको छोड़, प्रत्येक वर्ग का पांचवा वर्ण उसे आपको नहीं लेना है, उसे हमें नहीं लेना है। क, ख, ग, घ, त, थ, द, ध, प, फ, ब, भ, बस ये आपके कितने हो गए? 1 2 3 4, 4 4 4 8, 4 12। अब देखिए ये 12 हो गए। उसी की तरह हम यहाँ पे देखते हैं आगे। अब देखिए ये आपको क्लियर हो गया होगा कि किस तरीके से हमने यहाँ पे प्रत्येक वर्ग का लिया और इनकी संख्या को, स्पर्शी व्यंजन को क्लियर किया। अब यहाँ पे देखिए 4 हमारे क्या होने वाले हैं? संघर्षी व्यंजन। संघर्षी व्यंजन जो होते हैं उसे उष्म ही कहते हैं। उष्म ही क्या है? संघर्षी है। उष्म ही क्या है? संघर्षी है। श, 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 ह, ये 4 व्यंजन यहाँ हो गए। 12 + 4 16। तो इनकी स्पर्शी व्यंजन की संख्या कितनी होगी? 16। स्पर्श मतलब स्पर्श व्यंजन हमने जो पढ़ा था वही स्पर्शी व्यंजन है। तो इसको हमने क्लियर किया यहाँ पे। तो स्पर्शी संघर्ष के बारे में देखा आपने। अब थोड़ा सा देखो, कभी कभी आपने सुना होगा कि स्पर्शी संघर्षी भी होता है। स्पर्शी संघर्षी मतलब कि स्पर्श व्यंजन ही है ये। तो हमने इनकी संख्या 4 देखी। अब देखिए ये छ, छ, ज और झ, ये 4 संख्या इसके अंदर होती है स्पर्श संघर्षी के अंदर। ये सिर्फ आपको याद रखना है, कभी नाम आ जाए तो आपको पता होना चाहिए। फिर बात करते हैं नासिका व्यंजन की। तो नासिका व्यंजन यानी नाक से निकलने वाली प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण, प्रत्येक वर्ग का 5वां वर्ण। न, 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 म, र, न, न, न और म। इस तरीके से 5 हमारे नासिका व्यंजन हो गए।
अब बात करते हैं उत्सिष्ट व्यंजन या टाड़न जात व्यंजन, या इसको बोलते हैं द्विगुण व्यंजन। क्या बोलते हैं? द्विगुण व्यंजन। ये भी बोलते हैं, द्विगुण व्यंजन भी बोलते हैं। ये सिर्फ दो होते हैं, न और ढ, न और ढ। अब बात करते हैं प्रकंपित व्यंजन या लुठित व्यंजन। ये भी कभी कभी नाम आ जाते हैं, एक्स्ट्रा आपके लिए लिए, बाकी टॉपिक के अंदर वही था, क्लियर करवा दिया। अब बात करते हैं प्रकंपित और लुठित व्यंजन की। तो यहाँ पे एक व्यंजन ही सिर्फ आएगा और वो आएगा आपका सिर्फ र, र से रथ। फिर बात करते हैं पार्श्विक व्यंजन। ये भी आपकी संख्या जो होने वाली है वो एक ही होने वाली है, वहां यदि र आ रहा है तो यह आएगा ल। तो उम्मीद है दोस्तों आपको समझ में आया। अब बात करते हैं अर्ध स्वर और संघर्षी। अर्ध स्वर और संघर्षी ये दो होते हैं, ये य और व, ये और व, य और व। तो ये दोनों ही इसके अंतर्गत आने वाले। नोट्स के अंदर आपको पूरे नोट्स प्रोवाइड कर दिए जाएंगे। अब ये तो थे कुछ एक्स्ट्रा जो आप लोगों के लिए बनाए हमने, सिर्फ पढ़ने के लिए, आपके नॉलेज के लिए, कि कभी ऐसा नाम आए तो आपको ध्यान रहे कि किसकी कितनी संख्या है। अब बात करते हैं वर्णों से संबंधित अन्य जानकारी। हम देखें तो हम देख सकते हैं, सबसे पहले देखते हैं मानक वर्ण। सबसे पहले देखते हैं मानक वर्ण। देखिए, जिन ध्वनियों को दो प्रकार से लिखने की परंपरा रही है, लेकिन हिंदी अकादमिक ने क्या किया, उनका लेखन मान्यता प्राप्त भी है, वो मानक वर्ण कहलाते हैं। जैसे पहले क्या होता था कि पहले जैसे ज को लिखा जाता तो ऐसे लिखा जाता प की तरह, लेकिन अब हम ज को कैसे लिखते हैं, ज से झंडे वाले को इस तरीके से लिखते हैं, ये हमारा मानक वर्ण। उसी के तरीके से ध को लिखा जाता था, ध को इस तरीके से लिखा जाता था, ध को, लेकिन अब हम कैसे लिखते हैं, इस तरीके से ध लिखते हैं। या उसी की तरीके से न को लिखा जाता था इस तरीके से, लेकिन अब हम ऐसे लिखते हैं। इसी की तरीके से अ को इस तरीके से लिखा जाता था, लेकिन आज हम अ को इस तरीके से लिखते हैं। तो ये हमारे मानक वर्ण हो गए, तो हिंदी अकादमी के द्वारा लेखन मान्यता प्राप्त है। अब हम बात करते हैं अमानक वर्ण की। तो देखिए, अब बात करते हैं द्वित्व वर्ण की। तो देखिए, द्वित्व वर्ण क्या होते हैं, यदि किसी शब्द में वर्ण की पुनरावृत्ति आए या दोनों के मध्य स्वर का क्या हो, लोप हो। अब देखो, द्वित्व वर्ण वो वर्ण होंगे जिसके अंदर शब्द की क्या आती है, पुनरावृत्ति आती है, या फिर दोनों के मध्य स्वर का क्या होता है, लोप होता है। जैसे देखिए कच्चा, कच्चा आप देखोगे तो इसके अंदर क्या आया, इसके अंदर शब्द की पुनरावृत्ति आ गई। शब्द की क्या आ गई, तो शब्द की पुनरावृत्ति मतलब कि उसी शब्द का वापस से आना। जैसे कच्चा, अच्छा, उल्लेख, उल्लास, ये सभी क्या है, द्वित्व वर्ण है, दो वर्णों से बना है द्वित्व वर्ण। समझ में आ गया होगा कि यदि किसी शब्द में वर्ण की पुनरावृत्ति आए या दोनों के मध्य क्या आए, स्वर का लोप। अब बात करते हैं संयुक्त वर्ण। संयुक्त वर्ण क्या होता है, आपको समझ में आ गया होगा। यदि किसी शब्द में असमान वर्णों का योग हो एवं स्वर लोप हो तो वह संयुक्तास्वर कहलाता है। यदि किसी शब्द में असमान वर्णों का योग हो, असमान वर्ण मतलब सभी असमान है, एवं स्वर लोप हो, और स्वर का लोप भी हो, कष्ट, जिसके अंदर देखो स्वर की ध्वनि आ रही, कष्ट, अकार, नष्ट। तो यहाँ पे देखिए स्वर का लोप भी हो रहा है और असमान वर्णों की संख्या का योग भी हो रहा है, इसी को बोलते हैं संयुक्त वर्ण। अब बात करते हैं संगम या सहित। यदि शब्द के उच्चारण में कम या ज्यादा विराम देने पर अर्थ परिवर्तन हो जाता है, वह संगम कहलाते हैं। जैसे देखिए, दो वाक्य आपको यहाँ पे दी गए, यह घोड़ा गाड़ी खींचता है, यहाँ पे देखिए विराम दे रखा है, यहाँ पे विराम दे रखा है, और यहाँ मैंने कोई विराम नहीं दिया है, यह घोड़ा गाड़ी खींचता है। तो आप देख सकते हो दोनों के अंदर थोड़ा सा परिवर्तन आ रहा है, यह घोड़ा गाड़ी खींचता है, यह घोड़ा गाड़ी खींचता है। तो उम्मीद है दोस्तों यहाँ तक संगम सही समझ में आया। अब बात करते हैं आगत वर्ण की। वे शब्द जो संस्कृत भाषा के अलावा अन्य भाषा के ग्रहण कर लिया गया है, मतलब अरबी फारसी में, जैसे क, ख, ग, ज, फ, इसके नीचे नुक्ता लगा देंगे, नुक्ता, ये नुक्ता लगा दिया, तो ये क्या बन गए, अरबी फारसी के वर्ड। तो ये हमारे क्या से वर्ण हो गए, ये हमारे वर्ण हो गए यहाँ पे आगत वर्ण। अब बात करते हैं स्पुष्ट वर्ण। स्पुष्ट वर्ण मतलब स्पर्श वर्णों को ही क्या कहा जाता है, स्पुष्ट वर्ण कहा जाता है। अब स्पर्श वर्णों की संख्या कितनी थी, तो हमने पढ़ा भी था 25 थी, तो ये भी कितने होंगे, 25 होंगे, क से म तक। अब बात करते हैं 61 स्पुष्ट वर्ण। ये अंतस्थ वर्ण होते हैं, जो य र ल व पढ़े थे हमने 4, इसी को 61 स्पुष्ट वर्ण कहा जाता है। अब बात करते हैं 61 विवर्त वर्ण। उसमें व्यंजनों को ही 61 विवर्त वर्ण कहा जाता है। उसमें कितने थे, श, 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 ह, ये हमारे उष्म थे, तो हमने यहाँ पे पढ़े थे, तो 4 संख्या इसकी भी है, तो ये भी क्लियर हो गया। अब बात करते हैं विवार या स्वार, विवार या श्वास वर्ण। सभी अघोष वर्णों की संख्या कितनी होती है, सभी अघोष वर्णों को ही विवार वर्ण कहा जाता है। सभी अघोष वर्णों को ही विवार वर्ण कहा जाता
है। तो उम्मीद है दोस्तों ये भी आपको समझ में आ गया होगा। तो हमने अभी पढ़ा अघोष वर्णों को और घोष वर्णों की संख्या के बारे में पढ़ा था कि अघोष और घोष वर्ण क्या होते हैं, तो हमने यहाँ पे क्लियर किया था। तो इसी की तरह यहाँ पे भी आपको कवर करते चलना है कि किस तरीके से हमको यहाँ पे समझना है। विवार को ही घोष अघोष वर्ण कहा जाता है। अब बात करते हैं स्वर और नाद वर्ण। घोष वर्णों को ही क्या कहा जाता है, स्वर या नाद वर्ण। तो उम्मीद है ये सब पूरा टॉपिक आपका यहाँ पे होने वाला था, और मैंने यहाँ पे पूरा टॉपिक आपको बताया कि किस तरीके से वर्णों को लिया जाता है। अब ये वर्ण हमारे यहाँ पे कंप्लीट होते हैं, और इस तरीके से नेक्स्ट टॉपिक हमारे पास होने वाला है इंपॉर्टेंट। थैंक यू सो मच।